हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 8 तक सारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों देख लिए हैं। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसके नाम को समझते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि चैप्टर नंबर 9 के नाम के अंदर क्या राज छुपा हुआ है। सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 में एक बात की गई है स्मॉल बिजनेस की, और दूसरी बात की गई है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो ऐसा बिजनेस जो किसी व्यक्ति ने खुद डेवलप किया है अपने माइंड की क्रिएटिविटी से, और वो उस बिजनेस को रन कर रहा है। जो उस बिजनेस को रन करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और जो बिजनेस है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब बस बात करूं स्मॉल बिजनेस की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन है जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस हमारे देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहला, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। यानी कि कौन से ऐसे ऐसे पैरामीटर्स है, कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर हमको ये समझ आता है कि ये बिजनेस जो है ये बड़ा बिजनेस होगा या फिर ये छोटा बिजनेस होगा। कैसे पता चलता है हमें कि ये बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी कि जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होगा बिजनेस में, बिजनेस उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 करोड़ का कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ तो वो बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का होगा। लेकिन अगर मैं खाली 1 करोड़ का या उससे कम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो हो सकता है वो एक छोटा सा बिजनेस हो जो एक सिटी में हो। तो यहाँ पर ये जो साइज है बिजनेस की, वो सबसे पहले डिपेंड करती है कैपिटल पे। ये कैपिटल आपने कितना इन्वेस्ट किया बिजनेस में। दूसरा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। कितना प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस बनाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस बड़ा है कि छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, एक अगर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरी जूते बनाती है, जूते, तो अगर वो खाली 500 या फिर 1000 या फिर 5000 जूते बना रही है तो हो सकता है कि वो छोटी इंडस्ट्री, क्योंकि वो खाली इंडिया लेवल में काम कर रही है। लेकिन अगर वो 1 लाख जूते बना रही है तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा अच्छी मशीनरी चाहिए, और बहुत सारी आपको मार्केटिंग टीम चाहिए उसको सेल करने के लिए। तो यहाँ पर बिजनेस की जो साइज है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे भी आप पता लगा सकते हो। इसके बाद तीसरा बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस। सिंपल है कि एक बिजनेस में कितने लेबर या फिर एम्प्लॉयज आपने रखे हुए हैं। अगर एक छोटा सा बिजनेस होगा तो जाहिर सी बात है आप 5 या 10 लेबर उसमें रखोगे। लेकिन अगर एक बड़ा बिजनेस होगा तो आपके लेबर्स हो जाएंगे 30, 40, 50, इतने ज़्यादा आपके लेबर्स हो सकते हैं। तो आप लेबर से भी ये भाप सकते हो कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। और बात करूँ यहाँ पर चौथे की, तो चौथा क्या है? चौथा है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस। यानी कि जो भी आप गुड्स बना रहे हो उसकी आउटपुट की प्राइस कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का गुड्स बना रहे हो। अगर आप मान के चलो, अगर आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट देखा और आपको पता चला कि मैंने पूरे साल में 45 लाख रुपए के गुड्स बनाए हैं, तो वो एक छोटा बिजनेस हो गया। लेकिन आपको पता चला कि मैंने पूरे साल में 4 करोड़ 50 लाख रुपए के गुड्स बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, तो वो एक बड़ा बिजनेस हो गया। यानी कि चौथा जो तरीका है वो ये है कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स से पता कर सकते हो। पांचवा, पावर कंज्यूम बाय द बिजनेस। दोस्तों, ये पावर कंज्यूम बाय बिजनेस हर जगह लागू नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, तो वहां पर आप इजिली पता लगा सकते हो कि अगर उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन कम है तो हो सकता है वो छोटी इंडस्ट्री हो, और अगर उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा है तो हो सकता है वो बड़ी इंडस्ट्री हो। लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती। अगर मैं फार्मिंग की बात करूं तो आप कितनी इतनी ज़्यादा फार्मिंग करोगे ना तो भी उसकी बिजली बहुत कम आएगा, बिजली बिल बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको खाली उसमें मोटर ही तो चलाना है। कौन सा आपका ट्रैक्टर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? वो तो डीजल से चलता है। तो वहां पर दोस्तों आप कितने भी बड़े फार्म में फार्मिंग करोगे ना तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी
जो बिल है वो कमी आएगा। तो वो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है तो बड़ी इंडस्ट्री, छोटा आ रहा है तो छोटी इंडस्ट्री। तो ये पैरामीटर है जिससे आप अपने बिजनेस का साइज पता लगा सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द डेफिनेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है। और दोस्तों यहाँ पर एक आश्चर्य की बात यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है। इसके पीछे कुछ तो राज होगा, मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती है उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है। तो गवर्नमेंट को किस किस इंडस्ट्री को बेनिफिट देना है ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इस क्राइटेरिया के अंदर आती है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और अब गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। तो जानेंगे इस क्वेश्चन में कि क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग, रेंडरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विस आर डन ऑन स्मॉल स्केल। अब तो नाम में ही लिखा हुआ है स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे पैमाने पे काम हो रहा है। इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, रेंडरिंग और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस से काम रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिखा है, स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं लिखा, यानी कि इंडस्ट्री होनी जरूरी है। ठीक है, तो स्मॉल स्केल में जो काम करते हैं उसको, अब स्मॉल स्केल में काम करते हैं ये कैसे पता लगाया जाएगा। सबसे पहले कैपिटल देखेंगे कि अगर उसका इन्वेस्टमेंट वन टाइम में 1 करोड़ रुपए है और उससे नीचे है, 1 करोड़ या उससे नीचे है, और वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है मशीनरी या प्लांट्स में कर रहा है, तो वो हो गया आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट एंड मशीन में। However, some export-oriented unit make use of modern machinery for production, and the cost can go up to 5 crore for the same. लेकिन कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो होती तो स्मॉल स्केल है, लेकिन उसकी प्लांट एंड मशीनरी का दाम, प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ इंडस्ट्री है जो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और वो एक ऐसी मशीन लगाना चाहते हैं जो थोड़ी महंगी हो, तो आप उसको 5 करोड़ तक ले सकते हो। ठीक है, पहला 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, दूसरा अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तो आपको 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की छोटी सी डेफिनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंसिलरी यूनिट एंड अ टाइनी यूनिट। यहाँ पर 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूरा 2 वर्ड पे ही डिपेंड है। एक है एंसिलरी यूनिट क्या होती है और दूसरा है टाइनी यूनिट क्या होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये दोनों चीजें क्या होती है। डायरेक्ट हम इसका जो है कंपैरिजन देख लेते हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रियल यूनिट और टाइनी यूनिट डेफिनेशन, यूनिट सप्लाइंग 50% ऑफ प्रोडक्शन टू द पेरेंट इंडस्ट्री आर नोन एज एंसिलरी यूनिट्स। इंडस्ट्री that invested in their machinery till 25 lakhs are known as tiny units। दोनों अलग अलग है, दोनों के नाम को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एंसिलरी मतलब कि सप्लीमेंटेशन यानी कि एडिशन, एंसिलरी यानी कि उससे बढ़कर। तो एंसिलरी इंडस्ट्री यानी कि एक इंडस्ट्री ऑलरेडी स्टेब्लिश है और ये इंडस्ट्री उसको हेल्प कर रही है दूसरी वाली, तो उसको बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। तो एंसिलरी इंडस्ट्री का क्या मतलब है, जो भी अपने पेरेंट कंपनी का 50% से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हो, उस इंडस्ट्री को बोलेंगे एंसिलरी इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिए, जो भी कंपनी पेरेंट कंपनी का 50% से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हो उसको बोलेंगे एंसिलरी यूनिट्स या फिर एंसिलरी इंडस्ट्री। और टाइनी यूनिट्स यानी कि जो छोटे टाइनी, जिसका जो मशीनरी का वैल्यू है वो 25 लाख से कम है। सिंपल। इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है, एंसिलरी इंडस्ट्री में आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन टाइनी इंडस्ट्री में 25 लैक्स तक ही जाएगी। ऑब्लिगेशन क्या होता है, दिस यूनिट सप्लाई 50% ऑफ द प्रोडक्ट टू पेरेंट कंपनी।
अब जो एंसिलरी यूनिट रहती है वो जितना भी प्रोडक्शन करती है उसका 50% वो पेरेंट कंपनी को दे देती है। लेकिन टाइनी इंडस्ट्री जो होती है उसमें कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है, वो सीधा सीधा अपने प्रोडक्शन को मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज विल बी दोज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, मशीन, स्पेयर पार्ट्स, यूटिलिटीज फॉर प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी कि जो भी सपोर्टिंग इंडस्ट्री रहती है ना, जो टूल्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है मशीनरी के, तो ये सारी जो इंडस्ट्री है ये आती है एंसिलरी इंडस्ट्री में। टाइनी इंडस्ट्री में आती है जो स्टेशनरी हो गया, फोटोकॉपी सेंटर्स हो गए छोटे मोटे, वो सब आते हैं आपके टाइनी यूनिट्स में। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा कंपैरिजन हमने देखा एंसिलरी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है और टाइनी इंडस्ट्रीज, टाइनी यूनिट्स का क्या मतलब होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। जो भी कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसकी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहला, कॉटेज इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। These industries are owned by individuals who have invested their resources into these units। यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री जो रहती है वो इंडिविजुअल्स के पास रहती है, उसका एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है और वो उसके जो सारे रिसोर्सेस है उस सोल प्रोप्राइटर के वो इस इंडस्ट्री में लगे हुए होते हैं। दूसरा, such type of industries do not hire many laborers, it is mostly operated by family members। कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो फैमिली मेंबर से ही चलती है, उसमें ज़्यादा लेबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मिंग की बात करूँ तो बहुत सारे विलेजेस में जो फार्मिंग है वो एक फैमिली करती है, ना कि लेबर्स, क्योंकि फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है कि वो लेबर्स हायर कर सके। इसीलिए फैमिली खुद जो है वहाँ पर फील्ड में वर्क करती है और खुद उसको डेवलप करती है और उसका बिजनेस कैरी ऑन करती है। तो उस टाइप की इंडस्ट्री जहाँ पर फैमिली मेंबर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं लेबर से, उस टाइप की इंडस्ट्रीज को बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। उसके बाद आता है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ए कॉटेज इंडस्ट्री इज अवेलेबल विद पर्टिकुलर फैमिलीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपके पास कुछ कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए, तो वो सारी स्किल्स जो है वो एक कॉटेज इंडस्ट्री के मेंबर्स के पास रहती है। उसके बाद बात करूँ चौथे की, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज वेरी लेस। जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो बड़ी कंपनीज नहीं होती है, क्योंकि अगर बड़ी कंपनीज होती तो उसके पास लेबर होते, तो उनके पास जो लेबर ही नहीं रखने की क्षमता है तो फिर उनके पास कैपिटल कितना ही होगा, कमी कैपिटल होगा। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज वेरी लेस। फिफ्थ, प्रोडक्शन टेक्निक्स आर इंडिजीनियस विच रिक्वायर्स लेबर इंटेंसिव वर्क। जो भी प्रोडक्शन होता है वो लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, लेकिन लेबर काम नहीं करते, आपके फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। जैसे कि मैंने फिर से फार्मिंग का एग्जांपल आपको मैं इसमें डाल सकता हूँ। फार्मिंग में प्रोडक्शन की टेक्निक होती है कि आपको कौन से क्रॉप्स लगाने हैं, कैसे उसको बोना है, किस सीजन में उस क्रॉप्स को आपको प्लेस करना है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन टेक्निक होती है, लेकिन इसमें लेबर इंटेंसिव वर्क होता है जो कि फैमिली मेंबर्स करते हैं। सिंपल, ये था दोस्तों कॉटेज इंडस्ट्री। और एक छठवां पॉइंट है, द प्रोडक्शन इज प्राइमरी फॉर कंजम्पशन बाय सेल्फ एंड फैमिली while some portion of it is sold in the market to earn some money। सिंपल है, कॉटेज इंडस्ट्री की जो भी प्रोडक्शन होती है उसमें से कुछ प्रोडक्शन फैमिली खुद यूज करती है अपने मेंबर्स के लिए, और अगर फिर बच जाता है तो उसको एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर देती है, फार्मिंग की तरह। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आएंगे दोस्तों, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके डाउट्स शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वहाँ पर हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।